पुतिन ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांसा हिस्से में जो है उनको मान्यता देकर उनको दोनों छोटे हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया है और उनको मान्यता दे दी है। इस तरह से रूस ने जो है सरेआम यूक्रेन के प्रभु संपन्न देश के एक हिस्से में टांग अड़ाई है। तो ये देखना होगा कि आगे क्या करता है यूक्रेन इसमें। रूस ने ये भी कहा है कि हम उन दोनों छोटे हिस्सों में जिनको उसने मान्यता दे दी है एक इंडिपेंडेंट प्रांत के तौर पर, उसमें वो अपनी सेना भेजेगा और वहाँ पे जो पहले से ही जो बेसिकली रूस के जो मूल निवासी वो बसे हुए हैं उनको उकसाकर वहाँ पे उसने जो है एक तरह से उनके खिलाफ़, यूक्रेन के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की है। तो ये देखा जाएगा कि एक संपन्न और संप्रभुता वाले देश के हिस्से में हस्तक्षेप रूस ने खुलेआम किया है और दुनिया को दिखाया है कि वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ भी कर सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि पुराने टाइम में यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक हुआ करता था, जिसमें 15 प्रांत थे या क्या बोलते हैं आप, स्टेट्स कह लीजिए या प्रदेश कह लीजिए थे, जिसमें यूक्रेन भी एक हिस्सा था जो कि यूरोप में आता है। तो अब चूँकि यूएसएसआर टूट गया है, जो गोर्बाचेव का ग्लासनोस्त का जो सिलसिला चला था 90 के दशक में, उस समय ये विखंडित हो गया और सब जो है अलग अलग हो गया। रूस जो एक सबसे बड़ा उसमें प्रदेश था वो रह गया, जो कि एक अलग देश बन गया। और रूस सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है क्योंकि सारी जो वहाँ पे रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, मिलिट्री रिसोर्स है, वो रूस के पास रहे ज़्यादातर। बाकी देशों ने भी अपनी अपनी सेनाएं और अपने अपने हथियार और युद्धक सामग्रियां बनाई हैं, लेकिन रूस जो है एक बड़ा हिस्सा था, एक बड़ा देश उसमें बन के निकला। तो ये कहना कि युद्ध की कगार पे, वर्ल्ड वॉर की कगार पे दुनिया खड़ी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कोल्ड वॉर के ज़माने में निक्सन, बुश, सीनियर बुश, इन सब के ज़माने में भी कभी कोई वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध होने की संभावना कभी नहीं हुई, ना कोई बटन दबे जिससे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे पे दागी जाएं। तो बातचीत होती है हमेशा, जो है बड़े देश जो है बातचीत करते हैं, मामले को सुलझाते हैं। और ख़ासकर जो अब 20वीं शताब्दी है, इसके अंदर तो युद्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और ये महामारी इतनी ज़्यादा देशों को उसने झकझोर के रख दिया कि लोगों को समझ में आने लगा है देशों को कि लड़ाई का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ टेररिज्म और टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही होगी दुनिया में, जहाँ तक मेरी रीडिंग है स्ट्रेटेजिक, जो मैं जानता हूँ समझता हूँ। तो कोई छोटी मोटी स्किमिशेस हो सकती हैं, अदरवाइज़ कोई बड़ी लड़ाई होने की संभावना अब ना के बराबर है। जहाँ तक दूसरा सवाल है फायर पावर का सवाल है, रूस का तोपखाना और मिसाइल तथा रॉकेट रेजिमेंट्स बहुत तगड़ी हैं, उसके पास ये फायर पावर है। लेकिन चूँकि मैंने जैसे बताया कि पहले यूएसएसआर बहुत बड़ा देश होता था जिसमें 15 राज्य शामिल थे, अब उतना नहीं है, कुछ संख्या घट गई है, इसलिए रूस के पास जो रह गया है वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी नाटो देश जो अभी तक संगठित है, उनके पास आर्सेनल या युद्धक सामग्री रूस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि रूस के पास युद्धक सामग्री या मिसाइल या ध्वस्त करने वाली या न्यूक्लियर केपेबल बॉम्ब्स उसके पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तकरीबन जो है नाटो का पलड़ा इस समय भारी है, जब से यूएसएसआर विखंडित हुआ है तब से। तो परमाणु क्षमता सभी की बराबर है, इसमें आगे कोई ख़ास कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अंदेशा कि इस फायर पावर को या इसको देखकर रूस की कोई डर जाएगा या रूस किसी को डराने की कोशिश करेगा। सभी देश फायर पावर बढ़ाते हैं अपनी रक्षा के लिए और बाकी दुनिया को अपना साजो सामान मिलिट्री का बेचने के लिए। तो यूएसएसआर की फायर पावर थी उस टाइम में जब बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब नहीं। ऐसा कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि रूस की संख्या या रूस की फायर पावर बहुत ज़्यादा है नाटो देशों के कंपैरिजन में। जहाँ तक राष्ट्रपति पुतिन ने ये जो अलगाववादी भावना छेड़ दी है यूक्रेन में, जिसने उसने दो हिस्सों को मान्यता देकर यूक्रेन के खिलाफ़ बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया है और उनको उकसा दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदेश जिनको जो छोटे प्रांत बनाने की कोशिश की है रूस ने, उसमें रूसी मूल के लोग ज़्यादा हैं, जो बेसिकली रूसी मूल है उसके लोग ज़्यादा हैं। उन्हीं को उसने भड़काने की कोशिश की है ताकि वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ हों
और यूक्रेन को जो है दबाव में लाया जा सके और यूक्रेन को बाद में धीरे 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 करके उसको निगला जा सके, जैसा कि चीन करता है अपनी एक्सपेंशनिस्ट या विस्तारवादी नीति के तहत। तो रूस ने भी एक हद तक ये विस्तारवादी नीति का जो है एक मुजाहरा किया है, दिखाया है कि कैसे वो एक राष्ट्र को जो कि नाटो में शामिल होना चाहता था उसको डरा धमकाकर उसके अंदरूनी हिस्सों में बगावत उसके खिलाफ शुरू करवाकर अपनी सेना को भी उन प्रांतों में, उस जगहों में भेज रहा है जहाँ पे उसने उसको मान्यता दी है। तो ये खुलेआम जो है एक चुनौती है विश्व के देशों के लिए कि भाई कोई भी इस तरह का देश जो शक्तिशाली अपने पड़ोसी देश को जो है तंग कर सकता है या उसको निगल सकता है। तो दुनिया देखेगी, यूनाइटेड नेशंस देखेगा इसको, और बाकी नाटो देश और भारत भी इस पे निगाह बनाए हुए हैं। और अभी तक यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण इस समाधान का हल निकलना चाहिए। रूस की एक ही ख्वाहिश थी कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल ना हो, लेकिन यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था, जिसके लिए रूस को बहाना मिल गया उसके देश में अराजकता फैलाने का। तो ये चाल है रूस की। अब देखिए क्या होता आगे। रूस ने तो सबका जो है बातों का कोई ध्यान दिया नहीं और अपनी जो कार्रवाई करनी थी उसने कर ली। जहाँ तक अमेरिका का उसके ऊपर सवाल है कि वो प्रतिबंध लगाएगा रूस के ऊपर, वो अभी तक कोई प्रतिबंध लगे नहीं है, लेकिन हो सकता है जो प्रस्ताव थे, जो शांतिपूर्ण मैत्री के प्रस्ताव थे जिसका उल्लंघन रूस ने किया है 1975 का, जो 85 का जो है उसके खिलाफ रूस गया है। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाते हैं वो आगे आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन प्रतिबंधों का असर रूस के ऊपर कुछ खास होने वाला है, क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया है। और धमकी उसको अमेरिका ने दी थी, लेकिन उसने उस धमकी को बहुत हल्के में लिया और अपना उसने काम कर दिया। यूक्रेन के अंदर विघटनकारी शक्तियों को उसने बिठा दिया। अब बाइडेन क्या करते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, भारत क्या करता है, अभी सब लोग यही सोच रहे हैं, पूरे देश और यूनाइटेड नेशंस मिलकर। और जो बाइडेन की शांतिपूर्वक इस हमले का जो रूस ने किया है, यूक्रेन के अंदर सेना भेजी है और उन प्रांतों को मान्यता दी है, तो ये जो बगावत उसने शुरू की है उसका क्या हल निकलता है। क्या रूस वापस जाता है या उस कार्रवाई को आगे बढ़ाता, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं रूस के सामने। अगर रूस लड़ने पे आमदा है तो हम भी लड़ेंगे और उसको दिखाएंगे कि हम जो है काउ डाउन या झुकेंगे नहीं या उसके दबाव में आएंगे नहीं। अब ये विश्व के शांतिप्रिय देशों के सामने एक चुनौती है कि रूस को समझाया जाए। जो यूरोप के देश हैं वो भी अभी समझा रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो फुल फ्लेजेड लड़ाई तो कभी हो नहीं पाएगी, लेकिन ये जो उसने तरीका अपनाया रूस ने यूक्रेन को तंग करने का, वो कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा कि क्या विश्व उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है और उसका कितना असर होता है और वो यूक्रेन में से पीछे हटता है कि नहीं। थैंक यू।